हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी हम लोग ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। ठीक है, फटाफट देखेंगे बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है मैच कराना करेक्ट ऑप्शन के साथ। ठीक है, मतलब जो डायग्राम में दिया हुआ है वो करेक्ट ऑर्गन है या नहीं है। ठीक है, लेबलिंग करेक्ट है और उसका फंक्शन करेक्ट है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सी एल्वोली करेक्ट मैचिंग है। एल्वोली क्या होता है? थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज जो करवाती है वो कौन होती है? एल्वोली। और देख लेते बाकी। और ऐसा आपको एग्ज़ाम में मिले तो समझो ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है जिसमें ऑप्शन ए करेक्ट मिल जाए, वहाँ पे आपका टाइम बहुत सेव होता है। ठीक है, बट यहाँ सीख रहे हैं तो यहाँ तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे। डी लोअर एंड ऑफ लंग्स, नहीं, लोअर एंड ऑफ लंग्स नहीं बोलते, उसे डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, ए ट्रैकिया लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाई इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होना चाहिए। बी प्लूरल मेम्ब्रेन सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड्स टू प्रोवाइड कर्सन अगेंस्ट रबिंग, ये भी नहीं होगा। येलोइस फ्लूइड होता है। तो ये एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी में आप लोगों को बहुत अच्छे से दिया हुआ है फिगर 17.1। ठीक है, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लेना। तो एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा वहाँ से। lungs are enclosed in pleural membrane, skin is an accessory organ of respiration in frog। बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब डॉक्टर साहब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो ये देखो, दिमाग में डाल लो इंस्पायरेशन में क्या होता है और एक्सपायरेशन में क्या होता है। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेज, इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर to less than the atmospheric pressure which forces the air from outside to move into the lungs, that is inspiration। और क्या होता है? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड होती है, वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स इंक्रीज करती है। तो पल्मोनरी वॉल्यूम क्या करती है? इंक्रीज करती है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करती है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स इंक्रीज होता है, रिब्स एंड स्टोनम रेज्ड होते हैं। ठीक है, तो ये है इंस्पायरेशन में 5 चीज़ें बताया। एक्सपायरेशन में पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज करेगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन, वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स डिक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स डिक्रीज्ड। ठीक है, तो इसमें पढ़ लो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो ये तो सही है भैया, कॉन्ट्रैक्शन होगी इंस्पायरेशन में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी सही लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और एक्सपायरेशन में क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स की रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, और डायफ्राम भी क्या करता है? रिलैक्स्ड करता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज किस में करता है? एक्सपायरेशन में। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज, ये कब होता है? ये भी एक्सपायरेशन में होता है। इंस्पायरेशन में पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेज। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 द टाइडल वॉल्यूम and expiratory reserve volume of an athlete is 500 milliliter and इतना। what will be his expiratory capacity if the residual volume। तो ये नीट 2021 में आने वाला है, ये टॉपिक पढ़ लेना। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ये नीट 2021 में आने वाला है। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रिस्पायरेशन। और क्या दे रखा है? expiratory reserve volume, additional volume of air a person can expire by a foreseeable expiration, this average 100,000 milliliter to 1100 milliliter। ठीक है, और पूछ क्या रहा है? व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can expire after a normal inspiration।
total volume of air a person can expire after a normal inspiration. This includes tidal volume and expiratory reserve volume TV plus ERV. tidal volume और expiratory reserve volume को ऐड कर दो तो आपका expiratory capacity मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इफ रेसिडुअल वॉल्यूम का कोई काम तो है नहीं, यहाँ काम है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। तो 1000 प्लस 500, ऑप्शन नंबर बी 1500 मिलीलीटर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सपायरेशन ऑकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सपायरेशन ऑकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल तो होता नहीं है भैया, इंटरनल कोस्टल मसल्स के कारण होता है। और इंटरनल कोस्टल मसल्स क्या करते हैं, अभी अभी हम लोगों ने देखा, कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपायरेशन दे रखा है, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर है। अब क्या दे रखा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ये कब होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। ये सही है, ठीक है। बिकॉज अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो इंक्रीज़ करती है वो किस में करती है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। और पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, ठीक है। और इंस्पायरेशन में पढ़ा कि पल्मोनरी वॉल्यूम जो है इंक्रीज़ करता है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज़ करता है इंस्पायरेशन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी। अब सी भी पढ़ लेते हैं। इंस्पायरेशन ऑकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंस्पायरेशन ऑकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ये भी गलत है, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तब जा करके इंस्पायरेशन होती है, तो इसमें उल्टा दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी, एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो ये तो इंस्पायरेशन में होता है। डायफ्राम रिलैक्स कब करता है, एक्सपायरेशन में, और कॉन्ट्रैक्ट कब करता है, इंस्पायरेशन में। तो ये क्वेश्चन रिपीट किया है 2020 में, 2019 का पेपर रिपीट कर दिया है, ठीक है। हल्का सा घुमा करके ऑप्शन में ABCD कर दिया है और डिराइव करके क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये भी रिपीट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 में देखा। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 और इतना। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 टू 550 मिलीलीटर। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे बोलते हैं, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन। दिस एवरेज 2500 मिलीलीटर टू 3000 मिलीलीटर, ठीक है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अभी अभी बताया मैंने आप लोगों को 1000 टू 1100 मिलीलीटर होता है। और रेसिडुअल वॉल्यूम किसे बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ठीक है। और दिस एवरेजेस 1100 मिलीलीटर टू 1200 मिलीलीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, lungs are made up of air filled sacs, the alveoli. They do not collapse even after forceful expiration because of residual volume, ठीक है। और ये NCERT पढ़ोगे उसमें भी लिखा हुआ है, बाई एडिंग अप अ फ्यू रिस्पायरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, ठीक है। और वही बताना चाहता है ये रेसिडुअल वॉल्यूम का। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 रेसिडुअल वॉल्यूम होगा, ठीक है। और ये पढ़ोगे फिजियोलॉजी में, ये साफ साफ लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं यार लगातार। लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ्स एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज
there is a negative pressure in the lungs, there is a negative intrapleural pressure pulling at the lung walls। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। पॉजिटिव होती नहीं है, पॉजिटिव होगी नहीं, ठीक है। बिटवीन ब्रीथ्स एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स, तो ब्रीथिंग कंडीशन में पूछ रहा, पॉजिटिव होगा नहीं। प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन दी नहीं, ये तब तो इंस्पायरेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और क्वेश्चन देखो कैसे ये लोग पूछते हैं। 2016 को रिपीट किया, 2017 में डिराइव किया इन लोगों ने, 2018 को 2019 में रिपीट किया क्वेश्चन नंबर 5, और 2019 का पेपर को 2020 में रिपीट किया इन लोगों ने, ठीक है। इंस्पायरेशन को लेकर के पूछ दिया, इंस्पायरेशन में क्या क्या होते हैं, मैकेनिज्म वगैरह, तो सारे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्ड टू ब्रीथिंग बाय मेकिंग अ कॉन्शियस एफर्ट। One can breathe out air totally without oxygen, impossible. One can breathe out air through ischian tube by closing both nose and mouth. ये हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल है, बट ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये पॉसिबल है बट ज़्यादा देर के लिए नहीं हो सकता। One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all, impossible। रिब्स मूव करेगा ही करेगा, दी और सॉरी डायफ्राम मूव करेगा ही करेगा, रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन होना ही होना। विदाउट लंग्स जो है ना फैलती है और सिकुड़ती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन होगा ही होगा इंस्पायरेशन में, और रिलैक्सेशन एक्सपायरेशन में होगा ही होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ऑप्शन नंबर डी, दी लंग्स कैन बी मेड फुली एम्प्टी, इम्पॉसिबल चीज़ है ये सब लिखी हुई है, ठीक है। अभी हम लोगों ने ऐसे रेसिडुअल वॉल्यूम भी पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर द फोर्सिबल एक्सपायरेशन। कितना भी आप फोर्सिबल एक्सपायरेशन, कितना भी आप फोर्स लगा करके एक्सपायर करो, ठीक है, और या एक्सहेल करो, फिर भी आप कुछ ना कुछ अमाउंट बची हुई रहती है अपने लंग्स में, ठीक है। तभी तो बोलते हैं 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए कोई भी इंसान सांस रोक सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, तो सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। Listed below are 4 respiratory capacities and 4 jumbled respiratory volumes of normal human adult। तो ये कर लेना, ये अभी अभी हम लोगों ने किया कि इसके में क्या होता है, ठीक है, तो ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स। तो वाइटल कैपेसिटी किसे बोलते हैं, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है। दिस इंक्लूड्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, tidal volume and inspiratory reserve volume, or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration। दूसरा डेफिनेशन क्या है, the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration, ठीक है। और वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 12, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नहीं गलत है। वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी, और रेसिडुअल वॉल्यूम पूछेगा तो टोटल लंग कैपेसिटी माइनस वाइटल कैपेसिटी कर देना। टोटल लंग कैपेसिटी माइनस वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू रेसिडुअल वॉल्यूम, एंड वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 12 का बी। 2021 में अगर इस क्वेश्चन से डिराइव करके कुछ पूछना हो तो वो रेसिडुअल वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछ सकता है, तो वो क्या होगा, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
द प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करेंट फ्लो फैसिलिटीज एफिशिएंट रिस्पायरेशन इन गिल्स ऑफ फिशेस। ये देख लेना, ये पेज नंबर 1 में दिया हुआ, ठीक है, मैमल्स वगैरह ये सब। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। व्हेन 1500 मिलीलीटर एयर इज़ इन द लंग्स इट इज़ कोल्ड। तो यहाँ पे देखो ये शायद गलत दे रखा है, ठीक है, ये मैंने देखा तो ये गलत दे रखा है। रेसिड्यूअल वॉल्यूम जो होता है वो आंसर दे रखा है, बट ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने 2020 का पेपर बनाया, सॉरी 2019 में जो क्वेश्चन पूछा हुआ था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या होता है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड किया जाता है, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, और टोटल हम लोगों का जो निकल के आता है वो आता है 1500 मिलीलीटर। रेसिड्यूअल वॉल्यूम कितना होता है 1100 मिलीलीटर टू 1200 मिलीलीटर, ठीक है। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर टू कितना होता है 550, एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है 1000 टू 1100 मिलीलीटर। तो दोनों को ऐड करते हो तो ऑन एन अप्रॉक्स 1500 मिलीलीटर आता है, और ये आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का। क्वेश्चन नंबर 50, द वेंटिलेशन मूवमेंट ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न्ड बाय। तो वेंटिलेशन किससे किससे होता है, इंटरकोस्टल मसल से होता है और डायफ्राम से होता है, ठीक है। मस्कुलर वाल ऑफ लंग्स इससे कोई लेना देना नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, इन मैन एंड मैमल्स एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू। ये तो बच्चों वाली क्वेश्चन है ये। नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स ट्रैक या ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोली। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वोली ऑफ द लंग्स इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इन द एल्वोली। तो ये देखो, partial pressure of oxygen in atmospheric air is 159, alveoli 104, deoxygenated blood 40, oxygenated blood 95, tissues 40. Partial pressure of carbon dioxide in atmospheric air 0.3, alveoli 40, deoxygenated blood 45, oxygenated blood 40, tissues 45। अब ये क्वेश्चन आप खुद से कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ये खुद से करना है, इसमें कुछ है नहीं। Question number 19, the exchange of gases in the alveoli of the lungs take place by active transport, simple diffusion, osmosis, passive transport। तो क्वेश्चन नंबर 19 सिंपल डिफ्यूज़न होती है, ठीक है, सिंपल डिफ्यूज़न होती है। अब लड्डू क्वेश्चन है ये। एक्टिव ट्रांसपोर्ट यार किसे बोलते हैं, जब हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, जहाँ पे जल लाइक सोडियम पोटेशियम पंप, सेल में जो होता है ना सोडियम पोटेशियम पंप होता है, अगर सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाए तो इंसान की कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बाहर फेंकता है सोडियम को, अगर सोडियम बाहर ना फेंक पाए सेल के तो वो सेल के अंदर रह जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, पानी को अट्रैक्ट करेगा, पानी अट्रैक्ट करेगा, बल्बुलर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग के कारण एटीपी की फॉर्मेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, एनर्जी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो बहुत फिर समझ सकते हो मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर पैथोलॉजी आ जाएगा, सेल की इंजरी आएगी, इरिवर्सिबल इंजरी आएगी, फिर नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझो सिंपल डिफ्यूज़न होता है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, इन लंग्स द एयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है इन लंग्स द एयर सेपरेटेड फ्रॉम द वीनस ब्लड थ्रू ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं, स्क्वेमस एपिथेलियम बिल्कुल सही है, बट एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेजल या ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेजल, ये आप बताओ, ठीक है, ये आप बताओ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेजल। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, द एल्वोलर एपिथेलियम इन द लंग इज। ये लड्डू क्वेश्चन है यार, इससे आसान कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। और इम्फीजेमा वगैरह में यही सारा प्रॉब्लम होता है, जो स्मोकर होते हैं ना वही ख़राब हो जाती है, ठीक है।
नॉन सिलिएटेड स्क्वेमस, alveolar epithelium in the lung is non-ciliated squamous। क्लियर है। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट चीज़ें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और जितने भी बच रहे हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे से पढ़ो और प्रीवियस ईयर सारा सॉल्व कर लो। देख सकते हो आप सारे पेपर रिपीट करते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो 360 आउट ऑफ 360 लाने के चांसेस इंक्रीज़ कर जाएंगे।